हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के क्लास टेंथ के साइंस का फिजिक्स का क्लास टेंथ के साइंस एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास टेंथ के साइंस के एनसीईआरटी साइंस अर्थात एनसीईआरटी फिजिक्स के पहला चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें लेकर आए हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें लेकर आए हैं। एग्जाम में इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा इस चैप्टर से, मतलब प्रकाश का परावर्तन से एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हमने इससे एक भी ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और कोशिश करें कि कॉपी में नोट कर लें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा लेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में पहले बताने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। करा निर्वात या हवा में प्रकाश का चाल या वेग कितना होता है। निर्वात या हवा में प्रकाश का चाल या वेग कितना होता है। हवा में या निर्वात में प्रकाश का चाल या वेग कितना होता है। जल्दी से इसका बताने का प्रयास करेंगे कितना होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा या निर्वात में कहेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा या निर्वात में कहेगा तो कितना बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर पूछ देगा कि हवा में ज़्यादा होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल किसमें ज़्यादा होता है, हवा में कि निर्वात में, तो बोलेंगे निर्वात में ज़्यादा होता है। हवा की अपेक्षा निर्वात में क्या होता है, ज़्यादा होता है। हवा में कम होता है और निर्वात में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन दोनों का तुलना किया जाए, निर्वात और हवा में तुलना किया जाए कि प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होता है, तो बोलेंगे निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, ज़्यादा होता है हवा की अपेक्षा। चलिए समझ में आ गया होगा। अगर पूछ देता हम लोग से, पानी में प्रकाश की चाल, तो बोलते हैं 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में पूछता तो बोलते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वह वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है। चलिए जल्दी से आंसर इसका बताने का प्रयास करें। क्या होता है, तो फोकस दूरी पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे F बराबर क्या होता है, R/2। F बराबर क्या होता है, R/2। F बराबर क्या होता है, R/2। तो जब हमसे पूछेगा फोकस दूरी किसका, वक्रता त्रिज्या का, तो देखिए तो वक्रता त्रिज्या में 2 से कोई चीज किए हैं, भाग दिए हैं, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा। तो जब पूछेगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो देखिए 2 से भाग देते क्या हो जाएगा, आधा। तो क्या होती है, आधा होती है। क्या होती है, आधा होती है। क्या होती है, आधा होती है। जब फोकस दूरी पूछेगा वक्रता त्रिज्या का तो आधा। लेकिन अगर यही पूछता हमसे वक्रता त्रिज्या, क्या पूछता, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होगा, तो आर बराबर क्या होता है 2f। आर बराबर क्या होता है 2f। आर बराबर क्या होता है 2f। तब वक्रता त्रिज्या पूछेगा फोकस दूरी का, तो देखिए तो 2 से क्या किए, इसमें गुना किए, तो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। हजामत या दाढ़ी बनाने में, हजामत या क्या बनाने में, दाढ़ी बनाने में रोगियों के कान, नाक, गले एवं दांतों की जांच में व्यवहार किया जाता है। मतलब डॉक्टर के द्वारा रोगियों के कान, नाक, आँख, गले एवं दांतों की जांच में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, या हजामत या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, जल्दी से बताइए किसका उपयोग करते हैं।
तो किसका? तो अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। दर्पण का है जो दर्पण का जो मध्य बिंदु रहता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए, क्या बोलते हैं? तो ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी होती है। उन्हें बताइए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? यह क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या होता है, कौन सा कथन सही है इसमें से। तो एफ बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। या एफ बराबर का देगा तो r/2। एफ बराबर r/2। समझ में आ गया होगा। मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है? दुगना। और फोकस दूरी पूछेगा वक्रता त्रिज्या का तो आधा। मतलब आर बराबर क्या होता है? 2f। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कह किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो उसका फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को दर्शाते किससे हैं? आर से। किससे? आर से। मैंने आर दिया है, एफ पूछ रहा है। एफ पूछ रहा है तो एफ बराबर आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? तो r/2। आर बटे क्या होता है? 2। और आर का मान कितना? 20। तो 20 बटे 2 करेंगे कितना आएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? अवतल दर्पण के कौची पर? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कौची पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। तो दर्पण के ध्रुव और उस वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो बताइए उस वस्तु के दर्पण के ध्रुव और उस वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा? ध्रुव से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? जल्दी से इसका बता दीजिए। चलिए तो वक्रता केंद्र पर बने रखेंगे वस्तु को तो बनेगा कहाँ? वक्रता केंद्र पर ही। अब वक्रता केंद्र क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या मैंने वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं 2f से। मैंने 2f के क्या हो जाएगा? बराबर। 2f के क्या हो जाएगा? बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, कितना होता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है? कितना होता है? तो एम बराबर कितना होता है? 1। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है? 1 होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है? 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां कहाँ मापी जाती है? मतलब दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए, कहाँ से मापते हैं? तो कहाँ से मापते हैं? तो दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के कोची से? ध्रुव से। दर्पण के कोची से? ध्रुव से। दर्पण से कोची मांगते? दर्पण के कोची से मापते हैं? ध्रुव से। मतलब ध्रुव से मापते हैं सभी दूरियां। दर्पण में कहाँ मापते हैं? ध्रुव से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वस्तु दूरी होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वस्तु दूरी है वह क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वस्तु दूरी क्या होती है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अवतल दर्पण पूछ रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वस्तु दूरी क्या होती है? तो क्या होता है अवतल दर्पण की? तो ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वस्तु दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जितने भी क्वेश्चन अभी आ रहे हैं सब पूछा हुआ एग्जाम में है, इसलिए एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से एकदम अच्छे से इसको 2 बार 3 बार देख लेना है और कॉपी में नोट कर लेना है। करागोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। और ये पूछा है, देखिए आर पूछ रहा है। आर हमसे आर पूछ रहा है। आर बताइए, आर जो होता है एफ का क्या होता है? तो आर वो क्या होता है? 2f। तो एफ का क्या है? आर जो है एफ का क्या है? तो दुगना है। आर जो है एफ का क्या है? दुगना है। क्या है? दुगना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सोलर कुकर या उसे बोलते हैं सौर भट्ठी, सोलर कुकर या सौर भट्ठी में, सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीप में या अर्थात हेडलाइट में, टॉर्च में, टेबल लैंप में व्यवहार किया जाता है। यानी किस दर्पण का उपयोग करते हैं?
हम लोग सोलर कुकर में किसका उपयोग करते हैं, या सौर भट्टी में किसका उपयोग करते हैं, सर्च लाइट में किसका उपयोग करते हैं, गाड़ियों के अग्रदीप अर्थात हेडलाइट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, टॉर्च में किसका उपयोग करते हैं, टेबल लैंप में किसका उपयोग करते हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, किसका उपयोग करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा हुआ है, कई एक बार पूछा हुआ है। चलिए जल्दी से आप लोग इसको बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। किसका था, अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। कह रहा है मोटर चालक के सामने, मोटर चालक के सामने मतलब गाड़ी चलाने वाला के सामने, अर्थात साइड मिरर के रूप में, उसे बोलते हैं पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में या पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में, पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में। मोटर चालक के सामने मतलब मोटर गाड़ी में जो गाड़ी चलाता है उसके सामने, सामने मतलब बैठेगा खिड़की के पास में बैठेगा तो देखेगा साइड मिरर होता है। कौन मिरर होता है, साइड मिरर या पक्ष दृश्य दर्पण, या पक्ष दृश्य दर्पण, पक्ष दृश्य दर्पण। तथा सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में, सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में जो क्या बनाता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, लगा होता है। कौन दर्पण लगा होता है, मोटर चालक के सामने अर्थात साइड मिरर में, पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में, या सड़क या गली में, या सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट में किसका उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा किस दर्पण में बिंब का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कौन दर्पण जो है बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित का मतलब बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा का मतलब सीधा। तो किस में बनता है, तो अवतल दर्पण में। केवल किसमें, अवतल दर्पण में जो बनता है वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में केवल कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। मतलब एफ दिले है, अभी क्या दिले है, एफ। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, आर। क्या पूछ रहा है, आर। तो आर बराबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 2f। आर बराबर क्या होता है, 2f। एफ का मान है 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, बड़ा। और कैसा बनना चाहिए, आभासी। आभासी का मतलब काल्पनिक, आभासी का मतलब कैसा बनना चाहिए, काल्पनिक होना चाहिए। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे वस्तु को, तो ऐसा बनेगा, बड़ा बनेगा और काल्पनिक अर्थात आभासी बनेगा। कहाँ रखेंगे, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, जल्दी से बताइए कहाँ रखेंगे। तो फोकस के अंदर, फोकस से क्या रखेंगे, अंदर। फोकस के कहाँ रखेंगे, अंदर, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। फोकस और ध्रुव के क्या रखेंगे, बीच में। फोकस और ध्रुव के क्या रखेंगे, बीच में। फोकस और ध्रुव के क्या रखेंगे, बीच में। तो बनेगा बड़ा और आभासी बनेगा, अर्थात फोकस के अंदर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, उन्हें कहते हैं। जो वस्तु से अपने आप प्रकाश निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, क्या बोलते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु या आत्मदीप्त वस्तु या खाली दीप्त वस्तु, इसको बोलते हैं प्रदीप्त, आत्मदीप्त या खाली दीप्त। खाली दीप्त बोलते हैं, सिर्फ दीप्त भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये क्वेश्चन बहुते बार पूछा हुआ है, एग्जाम में बहुते बार पूछा हुआ है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसी रेखा में गमन करती है, प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कैसी रेखा में गमन करती है, कैसी रेखा में गमन करती है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कैसी रेखा में गमन करती है। तो हमेशा सीधी रेखा में, हमेशा कैसी, सीधी रेखा में। कैसी रेखा में, हमेशा सीधी रेखा में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा हुआ है।
कह रहा प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग है मैंने प्रकाश जो है कैसा तरंग है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुते बार पूछा हुआ है। प्रकाश तरंग है, बहुते बार पूछा हुआ है, प्रकाश कैसा तरंग है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए, कैसा तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग, कैसा तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हमेशा कैसा होता है। तो काल्पनिक, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा किसी बीम का अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, कोई बीम है, बीम का मतलब यहाँ पर वस्तु, बीम का मतलब क्या, वस्तु कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना, एफ में बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है, एक है, आवर्धन कितना, एक। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी बताइए, प्रतिबिंब की दूरी बताइए। मतलब आवर्धन एक है तो समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। मतलब कहाँ पर बराबर बनता है, कहाँ रहता है, तो वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र का है क्या, तो वक्रता त्रिज्या, मैंने वक्रता केंद्र का मतलब समझ जाएंगे कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, 2f के क्या होता है, बराबर, 2f के क्या होता है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक अवतल दर्पण में बीम, बीम बोले तो वस्तु फोकस के भीतर है, फोकस से कहाँ है, भीतर है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब अवतल दर्पण में जो वस्तु है, जो बीम है, बीम का मतलब जो वस्तु रखे हैं उसको कहाँ रखेंगे, फोकस को अंदर रख दिए, फोकस से क्या किए हैं, अंदर रख दिए हैं। तो बताइए उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फोकस के अंदर कहने का मतलब फोकस और वक्र, सॉरी, फोकस और ध्रुव के बीच रखे हैं, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कैसा बनेगा उसका प्रतिबिंब। तो काल्पनिक और आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा, काल्पनिक बनेगा और आवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। चलिए समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा जो है कैसा होता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक। कैसा होता है, काल्पनिक और आभासी, काल्पनिक या आभासी, आभासी, काल्पनिक के क्या होता है, आभासी, काल्पनिक का क्या होता है, आभासी, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक होता है उसे बोलते हैं आभासी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा हुआ है। कह प्रकाश के परावर्तन के नियम है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। हर एक साल पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, कितने नियम है, तो दो नियम। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, दो नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह वस्तु से छोटा और आभासी बोले तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा होना चाहिए और आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब किस वस्तु से प्राप्त होता है, किस दर्पण से प्राप्त होता है। छोटा होना चाहिए और आभासी होना चाहिए, किससे प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से। किससे होता है, उत्तल दर्पण से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है, किसके द्वारा समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। इस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है, समानांतर किरण पुंज मिल सकता है किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, किस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। और अवतल को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। उत्तल को बोलते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। चलिए समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बीम, बीम बोले तो वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा
तथा बीम से बड़ा पाया गया, बीम का मतलब वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, वस्तु की बताइए, वस्तु कहाँ पर होगा, वस्तु कहाँ पर होगा, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अवतल दर्पण में है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पर रखें, कहाँ पर रखल होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, कहाँ होगा, तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस से क्या होगा, बीच होगा, अर्थात फोकस के भीतर होगा, फोकस के अंदर होगा, फोकस से क्या होगा, अंदर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया होगा। करा किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा रहता है, प्रतिबिंब आपका सदैव क्या रहेगा, सीधा, कितना ही दूर पर आप खड़ा रहिए आपका प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहेगा, सीधा रहेगा, हमेशा कुछ रहेगा, सीधा रहेगा। संभवतः दर्पण है, मैंने कौन कौन दर्पण में ऐसा हो सकता है कि प्रतिबिंब आप कितना ही दूर पर रहेगा तो हमेशा सीधा होगा, प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा, कैसा होगा, सीधा, तो कौन कौन दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण बनता है, तो समतल और उत्तल, माने या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है, या तो समतल या तो उत्तल, माने समतल में भी सीधा बनता है और उत्तल में भी कैसा बनता है, सीधा ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा हुआ है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण क्या बोलते हैं, द्वारक, क्या बोलते हैं, द्वारक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, क्या होता है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई एक बार पूछा हुआ है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो अनंत, क्या होता है, अनंत। वक्रता त्रिज्या भी कहेगा तो क्या हो जाएगा, अनंत ही हो जाएगा, अनंत ही हो जाएगा, कहेगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो अनंत, फोकस दूरी क्या होगा, तो अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक, उत्तल दर्पण में केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। बताइए जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा, आवर्धित, उल्टा, आवर्धित, सीधा, आश्रित, कैसा बनता है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। हरासित, हरासित, हरासित का मतलब होता है छोटा, हरासित का मतलब क्या होता है, छोटा, तो क्या बनता है, तो सीधा और हरासित का मतलब छोटा बनता है, सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है, सीधा बनता है लेकिन क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है लेकिन वो कैसा रहता है, तो सीधा और छोटा रहता है, सीधा और वस्तु से क्या रहता है, छोटा में, हाश्रित क्या रहता है, हरासित। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को कहते हैं, कई एक बार पूछा हुआ है, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, तो किरण पुंज, क्या बोलते हैं, किरण पुंज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो परावर्तन कोण का मान बताइए, परावर्तन कोण का मान बताइए। तो जब इस समतल दर्पण है इस पर लंबवत पड़ेगी तो क्या होगी, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते पर वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, मतलब ऐसे आया और ऐसे लौट ही गया तो कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 0 डिग्री, का डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। मतलब जब समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत पड़ेगी तो परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो परावर्तन कोण 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि एंगल तो बनवे नहीं किया, आया सीधे इसी पर अभिलंब है, इसी पर अभिलंब है, दोनों एक ही रेखा पर है, तो क्या 0 डिग्री बना, का डिग्री बना, 0 डिग्री, परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 0। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कौन दर्पण द्वारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा केवल कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक। अवतल दर्पण द्वारा केवल कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है, किसके द्वारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, किसके द्वारा मिल सकता है। तो सभी, समतल दर्पण में मिलेगा आभासी, अवतल में मिलेगा, उत्तल में मिलेगा। इनमें से क्या होता है, सभी। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। इनमें से सभी जो है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी अर्थात काल्पनिक प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वस्तु से बड़ा तथा आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से बड़ा होना चाहिए और आभासी अर्थात काल्पनिक होना चाहिए। प्रतिबिंब जो है किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो किससे प्राप्त होता है, अवतल दर्पण से। किससे, अवतल दर्पण से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। वह कौन सा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार के हमेशा कुछ होता है, बराबर होता है। वस्तु भी बराबर और प्रतिबिंब क्या होता है, आपस में बराबर, हमेशा बराबर होता है। कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण की आवर्धन सूत्र होता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो गोलीय दर्पण की आवर्धन होता है वह क्या होता है, आवर्धन जो है वह क्या होता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है, गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है, गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो माइनस में v/u। दर्पण कहेगा तो माइनस में होता है, दर्पण कहेगा तो माइनस में होता है आवर्धन v/u, v/u। लेकिन लेंस कहेगा तो लेंस में प्लस और दर्पण में माइनस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अभिलंब दर्पण के सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है। दर्पण के सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है। जो अभिलंब है ये दर्पण है, इसके सतह के साथ कै डिग्री कोण बनाती है। तो कै डिग्री देखिए, तो इधर कै डिग्री बनाई रही, इधर कै डिग्री, तो मतलब 90 डिग्री। कै डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। चलिए समझ में आ गया होगा। अभिलंब जो है दर्पण के सतह के साथ कै डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी जो रहता है हमेशा कुछ रहता है, ऋणात्मक। कुछ रहता है, हमेशा ऋणात्मक ही रहता है। कौन दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी हमेशा कुछ रहता है, ऋणात्मक रहता है। फोकस दूरी हमेशा कुछ रहता है, ऋणात्मक रहता है। तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण होता है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा कुछ होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। वह कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी हमेशा कुछ होता है, धनात्मक होता है। फोकस दूरी हमेशा कुछ होता है, धनात्मक। किसमें, तो उत्तल दर्पण में। किसमें, उत्तल दर्पण में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहते हैं। गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं। तो ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे क्या बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ जो होता है बाहर की ओर वक्रित होता है, क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे क्या बोलते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए तो कौन हो जाएगा, तो अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण। कौन दर्पण जो है जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर पॉलिश रहता है, मैंने बाहरी भाग क्या रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। बाहरी भाग क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है, मैंने वक्रित किया हुआ रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। बाहर की ओर बोलेगा पॉलिश किया हुआ रहता है तो बोलेंगे अवतल दर्पण, और कहेगा अंदर की ओर पॉलिश किया हुआ रहता है तो कह देंगे उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण के जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात केंद्र की ओर वक्रित रहता है, क्या रहता है, केंद्र की ओर वक्रित रहता है, मतलब पॉलिश किया हुआ रहता है। अंदर की ओर पॉलिश किया हुआ रहता है, अंदर की ओर पॉलिश किया हुआ रहता है। किसमें पॉलिश के अंदर, अंदर की ओर किया हुआ रहता है।
तो किसमें, तो उत्तल दर्पण किसमें, उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। अंदर की ओर कहेगा पॉलिश किया हुआ है या वक्रित किया हुआ है तो बोलेंगे उत्तल, और बाहर की ओर पॉलिश क्या रहेगा था, अवतल। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। करागोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होकर जो गुजरेगा सीधी रेखा उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करागोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का एक भाग होता है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है, तो वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। खरागोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, उस गोला का जो केंद्र है वह गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, तो वक्रता केंद्र। उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा किस दर्पण का भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, किस दर्पण का जो है भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, मैंने अंदर वाला भाग कौन रहता है, पॉलिश करल रहता है। तो कौन सा, किसका करल रहता है, उत्तल दर्पण। किसका, उत्तल दर्पण का जो रहता है भीतर वाला भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। किस दर्पण का भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, तो उत्तल वाला। और कहेगा किस दर्पण का बाहरी वाला भाग पॉलिश किया हुआ रहता है, तो अवतल। बाहरी बोलेगा तो अवतल और भीतरी बोलेगा तो उत्तल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को केजा पर रखेंगे, मैंने कहाँ पर रखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक और समान साइज का बनेगा। तो जब समान साइज का कह देगा, अवतल दर्पण में समान साइज पर एक ही जगह बनवे करता है, कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, तो समान साइज का, उल्टा और वास्तविक बनेगा। चलिए समझ में आगे बढ़ते हैं। करा किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, बहुते बार एग्जाम में पूछा जाता है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल किसको कहते हैं, अवतल को। अवतल को बोलते हैं अभिसारी दर्पण, अवतल को बोलते हैं अपसारी दर्पण। अभिसारी बोलेगा दर्पण तो क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अभिसारी दर्पण बोलेगा तो अवतल दर्पण, और अपसारी कहेगा तो उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किरणों को अपसरित करने वाले दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसरित करने वाला कहेगा, अभिसरित करने वाला कहेगा तो बोलेंगे, अभिसरित करने वाला तो बोलेंगे अवतल, लेकिन कहेगा अपसरित करने वाला तो क्या बोलेंगे, उत्तल। क्या बोलेंगे, उत्तल। किरणों को अपसरित करने वाले दर्पण को क्या बोलते हैं, तो उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। किरणों को अपसरित करने वाले दर्पण क्या बोलते हैं, अपसरित करने वाले दर्पण क्या बोलते हैं, तो उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब प्रकाश एगो माध्यम रहेगा, जैसे ये देखिए यह है अगला माध्यम, यह दूसरा का माध्यम। जब एकरे में से जाएगा, एकरे में मतलब इसमें जाएगा, तो क्या नहीं बदलता है, क्या अपरिवर्तित रहता है, मैंने क्या नहीं बदलता है, क्या अपरिवर्तित रहता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या नहीं बदलता है, क्या नहीं बदलता है। जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो कोई नहीं बदलता है, सब बदल जाता है लेकिन एक चीज नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति। क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति इसका नहीं बदलती है, आवृत्ति इसका नहीं बदलती है। जितना आवृत्ति रहेगा उतना ही रहेगा, लेकिन वेग और तरंग दैर्घ्य, चाल और तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या बदल जाएगा, तो वेग और चाल, वेग और चाल अर्थात तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा, तो आवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा विवर्तन जैसी घटना की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को क्या माना गया है। विवर्तन जैसी घटना का व्याख्या करेंगे तो प्रकाश को हम लोग कौची माने हैं, प्रकाश को क्या माने हैं, प्रकाश को क्या माने हैं। विवर्तन जैसी घटना व्याख्या करने के लिए प्रकाश को क्या मान लिए हैं। चलिए जल्दी से इसका बता दीजिए, प्रकाश को क्या माने हैं, प्रकाश को क्या माने हैं, तरंग। प्रकाश को क्या माने हैं, तरंग के रूप में। विवर्तन जैसी घटना की व्याख्या करेंगे तो प्रकाश को क्या माने हैं, तरंग माने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा इनमें से कौन संबंध सही है, इनमें से कौन सा संबंध क्या है, सही है।
इनमें से कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है? तो F बराबर 2R, F बराबर 2R जो है सही है। इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो F बराबर 2R क्या है? सही है। 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 या R बराबर कहेगा, R बराबर कहेगा तो F/2, F/2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक होता है और एग्जाम में बहुते बार पूछा हुआ है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, बहुते महत्वपूर्ण है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुते बार पूछा हुआ है। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, माने मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण की आवर्धन हमेशा धनात्मक होती है? कौन दर्पण की जो रहता है आवर्धन हमेशा कौन सी होता है? आवर्धन जो होता है हमेशा कौन सी होता है? धनात्मक होता है। कौन दर्पण का आवर्धन हमेशा कौन सी होता है? धनात्मक होता है। किस दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है? किसका होता है? जल्दी से बता दीजिए, किसका होता है? उत्तल दर्पण का। किसका होता है? उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा कौन सी होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब प्लस होता है, पॉजिटिव। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र बताइए क्या होता है? तो एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र क्या होता है? एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। या ऐसे पूछ देगा 1/v प्लस 1/u बराबर क्या हो जाएगा? एफ 1/f, 1/f। इधर से बोल सकते हैं, इधर से बोल सकते हैं। दर्पण सूत्र कहेगा तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है? किस में होता है? जल्दी से बता दीजिए, किस में जाता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो निर्वात या हवा में, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है। और इन दोनों का बात किया जाए सबसे ज्यादा किस में होता है? तो निर्वात में। हवा और निर्वात में बात किया जाए सबसे ज्यादा किस में होता है? तो निर्वात में। किस में होता है? निर्वात में ज्यादा होता है। और हवा में क्या होता है? कम होता है। निर्वात के अपेक्षा हवा में कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बीम बोले तो वस्तु की दूरी ली जाती है। वस्तु दूरी हम लोग कौन सी लेते हैं? चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु दूरी क्या लेते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक? चलिए बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। वस्तु दूरी को हमेशा कौन सी ले जाता है? तो ऋणात्मक। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण में, किसमें? दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा कौन सी ले जाती है? ऋणात्मक। कौन सी ले जाता है? ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? क्वेश्चन दो बार रिपीट हो रहा है। पूछ रहा है वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी का कौची होगा? आर बराबर 2f, मैंने फोकस दूरी क्या हो जाएगा? दुगना। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? दुगना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे आर बराबर क्या, एफ पहले ऊपर में एफ पूछ रहा था, एफ बराबर पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे? एफ बराबर r/2। एफ बराबर क्या पढ़े होंगे? r/2। तो अनुपात पूछ रहा था, एफ अनुपात आर पूछ रहा था। एफ इधर ही है, ऊपर में है आर, आर बटे क्या होता है? 2। तो ऊपर में तो इसको इधर लेके चलाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो एफ बराबर मैंने एफ बटे आर बराबर बचेगा क्या? तो ऊपर में पूछने तो कितना बचा? 1 बटे कितना? 2। मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, मैंने एफ अनुपात आर, तो 1/2। 1 अनुपात कितना? 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार की होती है? प्रकाशीय जो माध्यम होती है वह कई प्रकार का होता है? प्रकाशीय माध्यम कई प्रकार का होता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, प्रकाशीय माध्यम कई प्रकार का होता है? तो दो प्रकार। कई प्रकार के? दो प्रकार के। एक समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कई प्रकार के? दो प्रकार के, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब जो होता है कई प्रकार के होता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, प्रतिबिंब कई प्रकार का होता है? तो दो प्रकार के। कई प्रकार का होता है? तो दो प्रकार के। प्रतिबिंब कई प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है वास्तविक, पहला क्या होता है? वास्तविक। और दूसरा होता है काल्पनिक, दूसरा क्या होता है? काल्पनिक। और काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक का एक और नाम किस नाम से जानते हैं? तो आभासी। काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं? आभासी। तो प्रतिबिंब कई प्रकार के? दो प्रकार के, एक वास्तविक है, दूसरा काल्पनिक या आभासी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
करा एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, प्लस में क्या है 20 सेंटीमीटर, तो वह गोलीय दर्पण है। बताइए वह कौन सा दर्पण है। तो जब फोकस दूरी प्लस में रह जाए, फोकस दूरी कौन सी में रह जाए, प्लस में, तो समझ जाएंगे उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण रहे, उत्तल दर्पण है। जब फोकस दूरी प्लस में रह गया, दर्पण में फोकस दूरी क्या रहेगा, प्लस में, तो कहेंगे उत्तल दर्पण। कौन दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की, अगर वही माइनस रहेगा तो बोलेंगे अवतल दर्पण। करा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कौची होता है, तो हमेशा कैसा होता है, तो सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। कैसा होता है, सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, अभी कितना है, माइनस में 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए वो कौन सा दर्पण है। तब माइनस में आ गया तो क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। माइनस में आ गया तो बोलेंगे अवतल दर्पण, माइनस में आ गया था अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। कोई गोलीय दर्पण है, उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात कितना होता है। चलिए बता दीजिए अनुपात कितना होता है, कितना होता है, तो 0.5, 0 कितना होता है, 5 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। खरा परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण में संबंध बताइए। परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, मैंने कैसा संबंध होता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, क्या होता है, दोनों आपस में बराबर, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। खरा प्रतिबिंब होती है, प्रतिबिंब होती है, प्रतिबिंब क्या प्रकार होती है, 2 प्रकार की। अब बताइए कौन कौन प्रतिबिंब होता है। तो कौन होता है, तो वास्तविक तथा काल्पनिक। वास्तविकता क्या होता है, काल्पनिक। काल्पनिक को बोलते हैं आभासी, वास्तविकता क्या होता है, काल्पनिक, जो बोलते हैं आभासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल लगा कागज तथा घिसा हुआ कांच होती है। तेल लगा कागज या घिसा हुआ कांच जो है वह कैसा है, पारदर्शी, अपारदर्शी कि पारभासी। तेल लगा कागज या घिसा हुआ कांच कैसा है, तो पारभासी। कैसा है, पारभासी, पारभासी, पारभाषक जिसको बोलते हैं। बस इतना ही है। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आप लोग किस विषय पर वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।